प्रिय विद्यार्थियों, पीएसपी महाविद्यालय के परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज के सेशन में अपन एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे और वो है निबंध लेखन। कक्षा 10 हो, कक्षा 12 हो या कोई भी निबंध प्रतियोगिता में आप भाग लें, चाहे आरएसआईएस के मेंस में भी निबंध से लेखन से जुड़ी प्रश्न आता है, तो निबंध लेखन में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और निबंध को किस तरीके से लिखा जाता है, किस शैली में लिखा जाता है। तो खासकर आज जो अपना रहेगा मूल बिंदु वो कक्षा 12 को दृष्टि में रखकर निबंध लेखन से जुड़ी सावधानियों पर चर्चा करेंगे कि कक्षा 12 के विद्यार्थियों को निबंध लिखते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। सर्वप्रथम कोई भी निबंध आपसे पूछा जाता है तो उसमें आपको 4 या 5 शीर्षक मिलते हैं। 4-5 शीर्षकों में से किसी भी एक शीर्षक पर आपको निबंध लिखना होता है। सर्वप्रथम आप ये ध्यान रखें कि निबंध लिखने से पहले जो भी शीर्षक आपको दिए गए हैं उसमें से आप एक चयन कर लें कि किस शीर्षक पर आप बहुत बेहतर लिख पाएंगे। जिस शीर्षक पे आप बेहतर लिख सकते हैं या आपके पास उससे जुड़े तथ्य या जानकारियां हैं, उसी शीर्षक पर आपको लिखना शुरू करना चाहिए। कई बार कक्षा 12 के विद्यार्थियों से ये भूल हो जाती है कि वो एक शीर्षक पर निबंध लिखना शुरू करते हैं और उस पे उन्हें लगता है कि वो सहज नहीं है, तो वो वापस टॉपिक चेंज करके दूसरे शीर्षक पर लिखना शुरू कर देते। तो ऐसी गलती बोर्ड की कॉपी में आप कतई नहीं करें। पहले ही तय कर दें जिस बिंदु पर आपने लिखना शुरू किया है निबंध, उसी बिंदु पर आप लिखते जाएं। अब सावधानियां क्या क्या रखनी होती है, तो आप एक एक बात सामान्य तरीके से ध्यान रखें कि निबंध लेखन में सबसे पहली जो सावधानी होती है वो शब्द सीमा होती है। आप शब्द सीमा का पूरा पूरा ख्याल रखें। पेपर के अंदर जब भी निबंध लेखन का प्रश्न होगा तो उसमें आपको शब्द सीमा दी हुई होगी। अब जो शब्द सीमा आपको दी है, न तो उससे बहुत ज़्यादा लिखना है आपको, न उससे बहुत कम लिखना है। कई विद्यार्थी क्या करते हैं, आधे पेज में लिख के उसको ख़त्म कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। 300 शब्द दिए हैं तो आप 300 शब्दों में निबंध को लिखें। 2-4 पंक्तियाँ ज़्यादा या कम हो जाती है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहली बात, शब्द सीमा का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, जिस शीर्षक पर आपने लिखना शुरू किया है उसी शीर्षक पे आपको पूरा निबंध लिखना है। 2-4 लाइनें लिखने के बाद उसे मिटाकर एक नए बिंदु पर निबंध लिखने का प्रयास कतई नहीं करना है। दूसरी सावधानी। तीसरी बात कि जब भी आपने कोई शब्द लिखा है और लिखते समय माना कि आपसे कोई त्रुटि हो गई है, बर्तनी संबंधी अशुद्धि हो गई, जैसे सीमा लिखना है, से आपने ये लिख दिया और आपको तुरंत ध्यान आया कि मैंने मात्रा छोटी लगा दी और गलत लिख दिया और इस तरीके से मिटाते हैं, तो कभी भी बोर्ड की कॉपी के अंदर ऐसे धब्बे नहीं बनाने हैं। जब भी कोई बात आपने गलत लिख दी है माना कि, और आपको ध्यान आया कि कोई शब्द गलत लिखा, तो उस पर सिर्फ एक रेखा खींचे और फिर आगे उसको शुद्ध लिखें। ये एक सकारात्मक प्रभाव रहता है। जब आप धब्बे बना देते हैं तो वो एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो कभी भी हिंदी की कॉपी में कोई भी वर्तनी संबंधी त्रुटि होती है तो आपको इस तरीके से धब्बे नहीं बनाने, बल्कि केवल एक रेखा खींचनी है और आगे शुद्ध शब्द लिखना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। शब्द सीमा हो गई। दूसरा, वर्तनी संबंधी शुद्धि हुई तो उसको कैसे शुद्ध रूप में लिखना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिर आप जब भी निबंध लिखें तो कोई भी जो शीर्षक आपको दिया है उस शीर्षक को आपको 3 भागों में विभाजित करना चाहिए और छोटे छोटे गद्यांशों के अंदर निबंध लिखना चाहिए। ध्यान रहे, निबंध हमेशा छोटे छोटे गद्यांशों में लिखेंगे। पूरा एक पैराग्राफ या बिंदु बार बनाकर नहीं लिखना है। जैसे आपके सामने ये एक पृष्ठ होता है, ये माना कि बोर्ड की कॉपी का पेज है, आप यहाँ से लिखना शुरू करें तो ध्यान रहे कि छोटे छोटे गद्यांश बनाने हैं। 4-5 पंक्तियों की 5 पंक्तियाँ आपने लिख दी, फिर आपको पैरा चेंज करना, यानी अगली आधी लाइन से आप फिर लिखना शुरू करेंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद आपको जो ये बात एक बात लिख दी, इसके बाद अगला लिखना है तो यहाँ से आप लिखना शुरू करें। यानी कभी भी बिंदु बनाकर आपको नहीं लिखने हैं। निबंध जब भी लिखेंगे आप तो छोटे छोटे गद्यांशों में लिखेंगे। और एक बात आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि छोटे छोटे गद्यांशों में आपने निबंध लिखेंगे। प्रस्तावना जो भी लिखेंगे वो प्रस्तावना पूरे एक गद्यांश में लिखी जाएगी।
और मध्य भाग जो होता है उसको छोटे छोटे गद्यांशों में लिखते हैं, और उपसंहार जो होता है उसका भी पूरा एक गद्यांश बनाना है। तो जो भी निबंध आप लिखने जा रहे हैं उसको कितने भागों में बांटना है, तो 3 भागों में बांटना है। 3 भाग कौन कौन से होते हैं निबंध के, वो देख लें। और निबंध जो है वो हमेशा मौलिक होना चाहिए, ये ध्यान रहे। निबंध अनुदित नहीं होना चाहिए। मतलब कहीं से रट्टा मार के आप आ गए और आपने बोर्ड की कॉपी में निबंध लिख दिया, तो ऐसा नहीं करना है। जो भी शीर्षक आपको दिया गया है उस पर आपको अपने मौलिक विचार प्रकट करने हैं कि उस बिंदु के संबंध में आप क्या सोचते हैं। आप जैसा सोचते हैं, जो आपकी मानसिकता है उस शीर्षक को लेकर, या उस शीर्षक से संबंधित जो जानकारियां हैं आपके पास, आपको उन्हीं को व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से लिखनी है। तो निबंध हमेशा मौलिक रचना होती है, अनुदित नहीं है। कहीं से आपको रट के नहीं लिखना होता है, आपको अपने विचार प्रकट करने होते हैं। और निबंध लेखन ऐसा इस शैली में लिखना चाहिए कि आप जो हैं वो एग्जामिनर से बात कर रहे होते हैं, तो वार्तालाप या बातचीत की शैली में निबंध हमेशा लिखा जाता है। तो मौलिक रचना होनी चाहिए, बातचीत की शैली में लिखना चाहिए, छोटे छोटे गद्यांशों में लिखना चाहिए, और निबंध के कितने भागों में विभाजित करना है, 3 भागों में। 3 भाग कौन से होते हैं वो आप समझ लें। बस ये छोटी छोटी सावधानियां रखेंगे तो निबंध आप बहुत बेहतर ढंग से लिख पाएंगे। 3 जो भाग हैं, पहला भाग आपको बनाना है प्रस्तावना। और ध्यान रहे ये प्रस्तावना शब्द आपको लिखना भी है कॉपी के अंदर। दूसरा जो पार्ट इसका बनेगा उसको हम कहते हैं मध्य भाग। ये मध्य भाग शब्द का उल्लेख आपको नहीं करना है, मध्य भाग समझने के लिए। पहला प्रस्तावना, फिर मध्य भाग, और तीसरा जो पोर्शन बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, तो तीसरा भाग कहलाता है उपसंहार। ठीक है, तीसरा जो भी पार्ट बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, तो उसे हम उपसंहार कहेंगे। तो इस तरीके से निबंध को कितने भागों में विभाजित करना होगा, 3 भागों में। पहला प्रस्तावना, दूसरा मध्य भाग, और तीसरा उपसंहार। अब देखिए सामान्यतः विद्यार्थी क्या करता है कि निबंध लिखते समय एक ही बात को वो बार बार रिपीट करता है। तो आपको किसी भी एक कथन को बार बार रिपीट नहीं करना है। एक बात आपने जहाँ लिख दी है तो दोबारा उसी को रिपीट नहीं करना है, इस बात का खास तौर पे ध्यान रखना है। तीनों भागों में कौन कौन से बिंदुओं को लेकर आप लिखेंगे, तो मैं एक एक बिंदुवार आपको जो चीज समझा रहा हूँ उनका खास ख्याल रखेंगे। पहली बात, प्रस्तावना के अंदर जो भी लिखा जाएगा, आपको जिस निबंध पे आप लिखने जा रहे हैं, शीर्षक पे निबंध लिखने जा रहे हैं, तो उसका पहले क्या लिखेंगे, शाब्दिक अर्थ लिखेंगे। सर्वप्रथम क्या लिखा जाएगा, तो उसका शाब्दिक अर्थ लिखा जाएगा। प्रस्तावना की जब शुरुआत करेंगे, शाब्दिक अर्थ के बाद जो भी आपको शीर्षक मिला है उस शीर्षक की आपको क्या लिखनी होती है, तो परिभाषा लिखनी होती है। पहले शाब्दिक अर्थ लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। और शाब्दिक अर्थ और परिभाषा लिखने के बाद जो भी आपको शीर्षक मिला है उस शीर्षक का वर्तमान में महत्व लिखेंगे कि उस शीर्षक का वर्तमान में क्या महत्व है जिस पे लिख रहे हैं। शुरुआत करेंगे शाब्दिक अर्थ से, परिभाषा से, फिर उसका वर्तमान में महत्व लिखेंगे। और इस प्रस्तावना के अंदर उस शीर्षक से संबंधित आपको कोई भी लोकोक्ति या मुहावरों की जानकारी है, लोकोक्ति और मुहावरे, तो लोकोक्ति और मुहावरों का जो उल्लेख होता है, मुहावरे, तो लोकोक्ति और मुहावरे का उल्लेख आपको कहाँ करना है, प्रस्तावना के अंदर करना है। ये जो बातें लिखी लगभग 100 शब्दों में आप अपनी प्रस्तावना तैयार कर सकते हैं और पूरा एक पैराग्राफ बनाना है। प्रस्तावना के अंदर एक से अधिक गद्यांश नहीं बनाने हैं। पूरी इन चारों बातों की जो जानकारी आप दोगे वो एक गद्यांश में दोगे। तो बात समझ में आ गई, प्रस्तावना में क्या लिखा जाएगा, दिए गए शीर्षक का शाब्दिक अर्थ, उसकी परिभाषा, उस शीर्षक का वर्तमान में महत्व, और लोकोक्ति और मुहावरों का उल्लेख हमें प्रस्तावना के अंतर्गत करना है। ठीक है, ये सारी बातें तो हो गई प्रस्तावना से जुड़ी। अब प्रस्तावना का एक गद्यांश पूरा होने के बाद आप पैरा चेंज करके किसकी शुरुआत करेंगे, मध्य भाग की। अब मध्य भाग में क्या लिखना है, तो मध्य भाग में जो भी लिखोगे, आपको जो भी शीर्षक दिया है उस शीर्षक का अतीत और वर्तमान, अतीत और वर्तमान का तुलनात्मक अध्ययन करना कि उसका उस शीर्षक का अतीत क्या रहा है और वर्तमान का तुलनात्मक अध्ययन
यानी उसकी तुलना करते हुए संक्षेप में परिचय देना है कि जो भी शीर्षक है उसकी पृष्ठभूमि क्या रही है और वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन। दूसरी बात क्या लिखेंगे, अगर कोई समस्यात्मक शीर्षक है, आपको कोई समस्यात्मक शीर्षक दिया गया है तो उसमें कारण लिखेंगे कि उस समस्या के क्या कारण रहे, कारणों का उल्लेख करना। ठीक है, तो इसके बाद दूसरी बात कारण लिखेंगे। बस ये दो बातें आपको कहाँ लिखनी होती है, मध्य भाग के अंदर लिखनी। ये ज्यादा विस्तार नहीं देना है, संक्षेप में लिखना है। कारण कम से कम आपको 5 कारण तो लिखने होंगे। अगर समस्यात्मक बिंदु है तो कितने कारण लिखने हैं, तो कम से कम 5 कारणों का आपको उसमें उल्लेख करना है। तो बस इन बातों को आप मध्य भाग में लिख लेंगे। फिर आएगा आपका उपसंहार। उपसंहार में क्या लिखेंगे, तो उपसंहार में आपने जो मध्य भाग और प्रस्तावना में जो भी बातें लिखी है, तो प्रस्तावना और मध्य भाग को संक्षेप में परिचय देना है, संक्षेप में निष्कर्ष। संक्षेप में निष्कर्ष लिखेंगे जो भी आपने यहाँ पे लिखा है उन बातों का उपसंहार के अंदर। दूसरी बात उपसंहार के अंदर क्या लिखी जाएगी, तो जो भी शीर्षक है, शीर्षक की भविष्य में संभावना है, शीर्षक की भविष्य में संभावना, उस शीर्षक का भविष्य में क्या रोल रहने वाला है। ठीक है, भविष्य में संभावना, तो जो भी शीर्षक आपने लिया है उसका फ्यूचर यानी भविष्य क्या होने वाला है, या भविष्य में क्या क्या संभावना है, क्या क्या इसकी स्थिति लग रही है, क्या कितना विस्तार होगा, किन किन क्षेत्रों में उसकी उपयोगिता बढ़ेगी, ये तमाम बातें आपको कहाँ लिखनी होती है, उपसंहार के अंदर। दो बातें हो गई। फिर इसके बाद में अगर उस शीर्षक की जो आपने कारण यहाँ समस्यात्मक अगर बिंदु है और कारण लिखे हैं, तो उस समस्या के आपको समाधान लिखना, यानी समाधान कह दें या सुझाव कह दें। तो कोई भी समस्यात्मक बिंदु है तो उस समस्यात्मक बिंदु के आपको क्या देने हैं, सुझाव। और सुझाव भी कम से कम कितने होने चाहिए, 5 सुझाव होने चाहिए। यहाँ एक बात का जरूर ख्याल रखना कि कभी भी आपको निबंध लिखते समय कोई नकारात्मक कथन नहीं लिखना है, और हमेशा सकारात्मक रहते हुए आप निबंध लिखेंगे। यानी कोई नकारात्मक बात भी है तो उसे सकारात्मक रूप में ढाल के आपको लिखनी होगी, कोई भी नेगेटिव बात यहाँ पर नहीं लिखी जाएगी। तो समस्यात्मक बिंदु के कारण यहाँ हो गए। सुझाव आप कहाँ देंगे, उपसंहार में कम से कम कितने, 5 सुझाव देंगे। और उपसंहार में आप क्या लिख सकते हैं, तो किसी महापुरुष का, किसी महापुरुष का कथन, किसी महापुरुष का अगर कोई कथन आपको याद है कि जैसे विज्ञान से संबंधित किसी शीर्षक पे आपसे निबंध पूछ लिया तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के विचार आप लिख सकते हैं। युवा पीढ़ी से जुड़ा अगर कोई निबंध आपसे पूछ लिया तो स्वामी विवेकानंद जी के आप विचार लिख सकते हैं। ऐसे किसी महापुरुष के कथन लिखते हुए आप उपसंहार का क्या करेंगे, समापन करेंगे। तो देखिए, अब इस शैली में अगर निबंध लिखते हैं तो आपको बेहतर नंबर मिलेंगे, और निबंध की जो विधा है, जो मौलिकता है, जो प्रासंगिकता है, वो बनी रहेगी। 3 भाग समझ गए, प्रस्तावना में ये बातें आएगी, मध्य भाग में ये लिखना है, और उपसंहार में ये लिखना है। इस तरीके से आपको निबंध लिखना चाहिए। तो कक्षा 12 में अगर बोर्ड के एग्जाम आप जब दे रहे हैं तो हिंदी निवार्य के अंदर जब निबंध पूछा जाएगा तो इसी शैली में आपको निबंध लिखना है। फिर एक बात और आप ध्यान रखें कि निबंध किन किन शीर्षकों से जुड़े पूछे जा सकते हैं आपसे। तो निबंध हमेशा एक तो विज्ञान से जुड़ा कोई भी शीर्षक आपको दे सकता है, विज्ञान से जुड़ा एक शीर्षक आपको मिलेगा। एक शीर्षक जो भी मिलता है वो सामाजिक या सांस्कृतिक क्षेत्र से होता है, सामाजिक या सांस्कृतिक। ठीक है, एक शीर्षक आप कोई भी इस पे तैयार कर लें, सामाजिक और संस्कृति से जुड़ा, सांस्कृतिक। एक विज्ञान से जुड़ा मिलेगा। एक जो शीर्षक आपको मिलेगा वो मिलेगा समसामयिक, समसामयिक मुद्दे। कोई भी करंट का मिल सकता है, समसामयिक मुद्दों से जुड़ा कोई भी मिल सकता है। एक कोई भी खेल क्षेत्र से जुड़ा, खेल से जुड़ा शीर्षक मिल सकता है। आजकल खेलों की भी जो इस राष्ट्र में आप देखेंगे ओलंपिक वगैरह जो शुरू हुए हैं, तो खेल से जुड़ा भी कोई एक टाइटल आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो विज्ञान, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे, समसामयिक मुद्दे हैं, खेल से जुड़ा है, लोकतंत्र से जुड़ा कोई शीर्षक आपको मिल सकता है।
तो इनमें से किसी भी 2 या 3 टॉपिक पे आप निबंध तैयार कर दें तो जो भी आपको 4-5 विकल्प मिलेंगे उसमें आप आसानी से और बेहतर लिख सकते हैं। तो मैंने मोटे मोटे तौर पे आपको निबंध से परिचित कराया है और निबंध लिखने के कुछ तरीके बताएं जो कक्षा 12 के स्तर के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। धन्यवाद।